अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, अच्छे से बायोलॉजी पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर फातिमा और मैं आपको वर्ड टू वर्ड लर्निंग करवा रही हूँ। स्टूडेंट्स, इससे पहले चैप्टर नंबर 3 द सेल हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें मैंने एक एक वर्ड आपको डिटेल में पढ़ाया, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कराने की कोशिश की। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। और बहुत से स्टूडेंट्स फरमाइश कर रहे थे कि मैम ये हमें ना चैप्टर नंबर 3 द सेल की डायग्राम्स बनाना सिखाएं कि कैसे डायग्राम बनानी है, डायग्राम बनाने में मुश्किल पेश आ रही है। बात भी आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि आप खुद ही देखें, अगर एक किसी ने क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसमें डायग्राम बनाई हुई है, तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अनदर स्टूडेंट, मतलब जिसने एक क्वेश्चन अटैम्प्ट किया लेकिन उसमें अगर डायग्राम नहीं बनाई, तो ज़ाहिर सी बात है फ़र्क तो आता है इन दोनों में। ठीक है, तो आपने डायग्राम ज़रूर बनाया करें। अगरचे आप ऐसी डायग्राम बनाएं जिसमें सिर्फ आप मतलब इतनी अच्छी डायग्राम नहीं बना रहे, सिर्फ आप ये एक मतलब एग्जामिनर को बता रहे हैं कि ये देखें, एग्जामिनर को ये बता ज़रूर डायग्राम बना के बता दिया करें कि मुझे इन चीज़ों के बारे में पता है, अगरचे आपकी डायग्राम अच्छी नहीं है। जिस तरह मैं भी एक ऐसी स्टूडेंट थी, मुझे ना मैं याद सब कुछ कर लेती थी, लेकिन मुझे डायग्राम उतनी अच्छी नहीं बनानी आती थी। लेकिन फिर भी मैं अपनी कोशिश करती थी कि डायग्राम किसी तरीके से बना दूँ और एग्जामिनर को बता दूँ कि मुझे इन चीज़ों का पता है डायग्राम में, अगर मैं इतनी अच्छी डायग्राम नहीं बना पा रही। लेकिन मैं आपको बताऊँगी कि अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट है और आप एक डायग्राम बनाना चाहते हैं, मतलब और डायग्राम बनाने में आपको मुश्किल पेश आ रही है, तो हम कैसे डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, तो हम उसको देखेंगे। मैं आपको सुपर इजी वे में इंशाल्लाह डायग्राम बनाने के बारे में बताऊँगी, जिससे आपके लिए बहुत आसानी पैदा हो जाएगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले प्लांट सेल की डायग्राम बनाते हैं, एनिमल सेल की डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, बहुत आसान है। इसमें आपने ना इतना कोई फैंसी डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने इस तरह की डायग्राम बनानी है कि आप अंदर हर चीज़ को लेबल कर पाओ। आपका मकसद एग्जामिनर को ये बताना है कि अंदर सेल के अंदर क्या क्या होता है। प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल होता है एक बहुत बड़ा, ठीक है, फिर एक न्यूक्लियस होता है जो सेंटर में पुश हुआ, सेंटर में कह रही हूँ साइड पे पुश हुआ होता है इस वैक्यूल की वजह से। वैक्यूल धक्का मार के न्यूक्लियस को एक साइड पे पुश कर देता है ना। आपका ये मकसद है एग्जामिनर को बताना। ठीक है, सही। वो भी ये नहीं देखता कि कितनी प्यारी डायग्राम बनी है, ये कैसी है। वो बस ये देखता है क्या बच्चे को पता है कि ये डायग्राम इस तरह बनानी है, क्या उसको पता है कि एक प्लांट सेल के अंदर क्या स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं इसको टाइम ज़ाया के बगैर। ये देखें, बहुत आसान है। आपने क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। ये देखें स्टूडेंट्स, आपने सबसे पहले क्या करना है, एक प्लांट सेल बनाना है। प्लांट सेल को पता है, आप ऐसे करके बना लें। ठीक है, अब प्लांट सेल के सबसे बड़ी सेल वॉल होती है, तो ये सेल वॉल होगी। सेल वॉल के अंदर क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है ना, तो ये आप अंदर सेल मेम्ब्रेन बना दें। ठीक है, ये देखें हम अंदर सेल मेम्ब्रेन बना दें। ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, ठीक हो गया। उसके बाद आपको पता है कि प्लांट सेल के अंदर एक बहुत बड़ा वैक्यूल होता है, तो हम चलो वो वैक्यूल बना लेते हैं। तो ये देखें, ये हमने एक बहुत बड़ा वैक्यूल बना लिया। ठीक है, ऐसे करके बहुत बड़ा वैक्यूल है। ठीक, अब इस वैक्यूल की वजह से आपको पता है कि जो न्यूक्लियस होता है वो साइड पे पुश हुआ होता है। चलो न्यूक्लियस बना लेते हैं। अब आपने न्यूक्लियस को ना इस तरीके से बनाना है, ये इसे गोल सा न्यूक्लियस होता है, हमने गोल सा न्यूक्लियस बना लिया। अब आपने ना ये जो न्यूक्लियस होता है ना गेंद की तरह होता है, जिस तरह बॉल होती है। अब वो जो बॉल होती है ना, अगर एक फॉर एग्जाम्पल मैं बॉल पकड़ी हुई है, तो वो जो गेंद इस तरह करके अगर सर्कुलर बॉल है, अगर मैं आपको दिखाऊँ ये, ठीक है, अभी जो बॉल है मैं जो आपको दिखा रही हूँ वो बॉल के बाइट से आपको सब कुछ नज़र आ रहा है। अब आपको बॉल के अंदर क्या है तो उस बॉल के अंदर दिखाने के लिए मैं क्या करूँगी, मैं ना थोड़ा सा पार्ट इस तरह करके काट लूँगी। मैंने थोड़ा सा न्यूक्लियस का पार्ट काट लिया है ताकि मैं आपको दिखाऊं उस न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद है। वरना न्यूक्लियस बाहर से ऐसा होता है कि ये न्यूक्लियस है, तो ये न्यूक्लियस के न्यूक्लियर पोर्स होते हैं। ठीक है, बाहर से न्यूक्लियस ऐसा होता है और अंदर से अब मैंने न्यूक्लियस को काटा थोड़ा सा। ठीक है, ताकि मैं आपको बता सकूं कि न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्योंकि मैं न्यूक्लियस के अंदर भी दिखाना चाहती हूँ। ठीक है, तो ये इसलिए मैंने इस तरह का बनाया हुआ है। समझ आ रही है आपको कि ये बाहरी वाला न्यूक्लियस का हिस्सा, जिस तरह एक तरबूज समझ लें, वाटरमेलन समझ लें। ठीक है, वाटरमेलन बाहर से ग्रीन कलर का होता है, लेकिन मैं अंदर से काटूँ, थोड़ा सा उसकी एक काश काट दूँ और काट के मैं आपको अंदर से दिखा रही हूँ कि अंदर क्या क्या है। तो ये वो मैंने इधर से थोड़ा सा पार्ट ना बाहर वाला काट दिया न्यूक्लियस का, गोल गोल न्यूक्लियस था। ठीक है, अब मैं अंदर से आपको बताना चाह रही हूँ कि न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या है। ये हमने न्यूक्लियस का बायो वाला पार्ट बनाया है। बायो वाले पार्ट में आपको पता है न्यूक्लियस के न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, ये हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है। मैंने आपको न्यूक्लियस वाले टॉपिक में डिटेल से पढ़ाया, न्यूक्लियर पोर्स क्या होते हैं, क्यों मौजूद होते हैं, सब कुछ हमने एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। ठीक है, ये वो न्यूक्लियर पोर्स हैं। ठीक हो गया। उसके बाद ही अंदर की तरफ आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, खुद ही बताएं। एक डीएनए होता है ना, जेनेटिक मटेरियल। तो पहले न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोलस होता है, तो वो न्यूक्लियोलस बना लेते हैं गोल गोल सा। ठीक है, न्यूक्लियोलस के अलावा आपको पता है यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल होता है, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, तो ऐसे करके जेनेटिक मटेरियल बना दें। ठीक हो गया। और वो जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको क्या कहते हैं, उसको क्रोमेटिन कहते हैं, ये जो जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, अभी हम सब कुछ बाद में लेबल करते हैं। उसके बाद आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाना है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ना, वो न्यूक्लियस के बिल्कुल साथ साथ चिपका होता है। ठीक है, तो ये देखें, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस यहाँ से आपने स्टार्ट करना है ऐसे करके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना ऐसे करके बस फैलता ही जाता है ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके आपने बना देना है। इसी तरीके से यहाँ पे आप ऐसे करके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना दें।
इतनी जगह ही नहीं है, ठीक हो गया। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। अब उस पर कुछ जगह पे आप राइबोसोम दिखा दें कि ये राइबोसोम मैंने लगा दिए हैं। अगर राइबोसोम लगा दिए तो वो क्या हो जाएगा, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा। इसको आप रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लेबल कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे राइबोसोम नहीं है तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, हम इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लेबल कर देंगे। यही दोनों में फ़र्क होता है ना, ये तो हमने टॉपिक में डिटेल से पढ़ा हुआ है। उसके बाद इसमें क्या होते हैं, आपको पता है सेल वॉल के अंदर, प्लांट की सेल वॉल के अंदर पोर्स होते हैं जिनको प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पे प्लांट की सेल वॉल के अंदर ऐसे करके पोर बना दें और इसको लेबल कर दें प्लाज्मोडेस्माटा, ताकि एग्जामिनर को पता लग जाए कि आपको पता है कि प्लाज्मोडेस्माटा प्लांट सेल के अंदर मौजूद है, ठीक हो गया। तो उसके अलावा आपको पता है प्लांट सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया थोड़ी सी जगह पे बना लेते हैं। इतनी जगह तो न्यूक्लियस ने घेर ली है, अब थोड़ी सी जगह बचती है, तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया अपने गोल्स, आपने ना माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे बनाना होता है, आगे हम डिटेल में बनाना सीखेंगे। जब छोटा सा बनाना हो ना तो माइटोकॉन्ड्रिया तो ऐसे करके ऐसे करके बना देते हैं, बस ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ऐसे करके इसके इनर क्रिस्टी, ठीक है, वही हमने ऐसे करके यहाँ पे बना देना है। ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया को लेबल कर दो। इसके अलावा आपको पता है प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है प्लांट सेल के अंदर, याद है आपको, तो वो क्लोरोप्लास्ट बना लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट भी ऐसे ही होते हैं, मतलब इस तरह करके स्ट्रक्चर बनाया और अंदर ना ऐसे करके स्ट्रक्चर बना देने, सिक्के की तरह स्ट्रक्चर। ये मैं आगे आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी, अभी हम बनाना सीखते हैं कि क्लोरोप्लास्ट कैसे बनाते हैं, ठीक है। ऐसे करके क्लोरोप्लास्ट आपने बना देना है। ये क्लोरोप्लास्ट हो गया, इसको क्लोरोप्लास्ट लेबल कर दें, ठीक। और क्या प्लांट सेल के अंदर होता है, राइबोसोम छोटे छोटे होते हैं, तो ये राइबोसोम छोटे छोटे बना लेते हैं, ठीक हो गया। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात और भूल गई, गोल्जी भी आपने बनाना है, ठीक है। तो गोल्जी वेसिकल कहाँ पे बनाएं, इधर ही करके आप ना इसको थोड़ा सा छोटा बना लीजिएगा वैक्यूल को, ताकि गोल्जी प्लेटस पूरा हो जाए। यहाँ पे मैं बनाने की कोशिश करती हूँ। गोल्जी वेसिकल क्या होता है, कुछ भी नहीं, सिस्टर्नी एक दूसरे के ऊपर पड़े होते हैं, तो ऐसे करके सिस्टर्नी एक दूसरे के ऊपर लिटा दें, ठीक है। इसको गोल्जी वेसिकल लेबल कर दें आप। तो अब हम इसकी लेबलिंग कर लेते हैं जी स्टूडेंट्स। ये देखें, अभी हम इसको लेबल करते हैं। इसको लेबल करना है, ये आप सबसे वाइड सेल वॉल थी, ठीक है। फिर ये सेल मेम्ब्रेन आप इसको लेबल कर दें, ठीक हो गया। इसके अलावा आप इसको लेबल कर दें, ये पोर है, इस पोर को प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। आपका मकसद ये है बस एग्जामिनर को बताना कि आपको सारे स्ट्रक्चर पता हैं प्लांट सेल के अंदर जो आपने बता दिए, ठीक है। इसके अलावा ये हमने क्या बनाए थे, छोटे छोटे राइबोसोम बनाए थे, राइबोसोम लिख दें, ठीक। ये हमने क्या बनाया था, हमने माइटोकॉन्ड्रिया बनाया था, इसको माइटोकॉन्ड्रिया लेबल कर दें। ये माइटोकॉन्ड्रिया एक होना तो उसको माइटोकॉन्ड्रियोन कहते हैं, तो इसलिए मैंने माइटोकॉन्ड्रियोन लिखा है, ठीक। ये हमने क्या, क्लोरोप्लास्ट था, इसको क्लोरोप्लास्ट लेबल कर दें, ठीक हो गया। और ये हमारे पास क्या था, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। RER मैं लिख रही हूँ क्योंकि राइबोसोम है। और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आपने इसको पूरा ही लिखना है, ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद ये आपको पता है कि लार्ज वैक्यूल होता है प्लांट सेल के अंदर, ठीक हो गया, ये हो गया। इसके अलावा आपने इसको लेबल कर देना, ये क्या हमारे पास है, गोल्जी है, गोल्जी प्लेटस, ठीक है। तो इस तरीके से, और ये अहम बात, न्यूक्लियस को लेबल नहीं किया, ये न्यूक्लियर पोर्स हैं छोटे छोटे न्यूक्लियस के अंदर, ठीक हो गया। और ये आपको पता है बाई न्यूक्लियस की जो डबल मेम्ब्रेन होती है उसको न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं, तो ये न्यूक्लियर एनवेलप है, ठीक हो गया। इसके अलावा आपको ये क्या है, ये भी तो मैंने आपको पढ़ाया, ये क्या है, न्यूक्लियोलस, ठीक हो गया, न्यूक्लियोलस लेबल कर दें। उसके अलावा ये क्या था, क्रोमेटिन मटेरियल था, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, क्रोमेटिन लेबल कर दें, ठीक हो गया। इसके अलावा इसके अंदर जो मटेरियल होता है, ये हम न्यूक्लियस वाले टॉपिक में डिटेल में पढ़ चुके हैं। आपने अगर नहीं वो लेक्चर सुना तो आप काइंडली जाके वो लेक्चर सुन लें, जिससे आपको सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास जो अंदर मटेरियल होता है ना, इसके अंदर पानी की तरह, उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। बस बात खत्म होगी, हमारे पास प्लांट सेल बन गया, ठीक है। इस तरीके जब आप लेबल कर देंगे, आपका मकसद एग्जामिनर को ये बताना है कि मुझे सब कुछ पता है प्लांट सेल के अंदर क्या क्या मौजूद है। इतनी फैंसी डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं होती, वो आपको खुश हो जाएगा, वो उसे पता चल जाएगा कि आपको सब कुछ आता है, ठीक है। हमारा मकसद उसको ये बताना है कि हमने पढ़ा हुआ है, हमें सब कुछ आता है, ठीक हो गया। उसके बाद इसी तरीके से हम एनिमल सेल बना लेते हैं। एनिमल सेल जो होता है उसको बनाते हैं जी स्टूडेंट्स, बहुत आसान है। एनिमल सेल तो और ज़्यादा आसान है बनाना। एनिमल सेल में आपने गोल से एक बार स्ट्रक्चर बना लेना है, ठीक है। प्लांट सेल इसलिए गोल नहीं बनाया था क्योंकि प्लांट सेल एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है, तो इसलिए वो थोड़ा मतलब रिजिड है, तो उसकी खास शेप है। ये इसकी कोई खास शेप नहीं होती क्योंकि इसके पास सेल वॉल नहीं है। सेल वॉल नहीं तो आपको रिजिड, आपके स्ट्रक्चर को रिजिड बनाना होता है ना, और शेप देनी होती है, तो इसके पास सेल वॉल नहीं होती है एनिमल सेल के पास। जिस तरह हम है, हमारे सेल के पास सेल वॉल नहीं है, ठीक है। ये सेल मेम्ब्रेन है, ये जो सारी बाई की तरफ आ जाती है इसको सेल मेम्ब्रेन कह देते हैं, हम बाद में लेबल करेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद आपको पता है कि एनिमल सेल के अंदर क्या क्या होता है, शुरू हो जाते हैं हम, एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस बना दें यहाँ पे, ठीक है। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ना सारा किसका नेटवर्क होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, सारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नेटवर्क है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाना शुरू कर दें ऐसे करके, वो न्यूक्लियस से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब बनाते रहें इसको ऐसे करके, जितना बड़ा आपने करना है करते रहें, ठीक है। इस तरह करके सारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का इस तरह करके जाल बिछा होता है। ये सारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। इस तरह करके सारा इसका यहाँ पे करके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द सारा जाल बिछा हुआ है। अब इसमें कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आपने स्मूथ कह देना है, कि कुछ किसी को रफ़ कह देना है। तो जो रफ़ होंगे उसके ऊपर आप राइबोसोम लगा दें, ठीक है।
तभी तो रफ़ है। और कुछ ये देखें, इनके ऊपर भी आप बेशक राइबोसोम लगा दें, ये रफ़ है, और ये स्मूथ आप कह दें क्योंकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये न्यूक्लियस हो गया। अब न्यूक्लियस के अंदर आप न्यूक्लियोलस बना दें, ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना दें जिसको क्रोमाटिन कहते हैं। ये हमारे पास हो गया। उसके बाद आपने बनाना है गोल्जी प्लेटस बनाना है। गोल्जी प्लेटस क्या होता है आपको पता है, सिस्टर्नी एक दूसरे के ऊपर ढेर की सूरत में पड़े होते हैं, ऐसे करके गोल्जी प्लेटस बना दें, एक दूसरे के ऊपर ढेर की सूरत में पड़े हुए हैं, ठीक है। और ये गोल्जी प्लेटस से गोल्जी वेसिकल्स, कैमरा में नज़र नहीं आ रहा, ये गोल्जी प्लेटस, ठीक है, ऐसे करके लंबे लंबे ये, और ये गोल्जी वेसिकल गोल्जी प्लेटस से निकल रहे हैं, बात खत्म होगी। इसके अलावा आपको पता है एनिमल सेल के अंदर छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, बड़े बड़े वैक्यूल नहीं होते, तो वो छोटे छोटे वैक्यूल हम बना लेते हैं। ये वैक्यूल है। वैक्यूल ना आपने ऐसे बनाने हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे करके छोटे 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 से थैलियाँ सी होती हैं वैक्यूल। और जो राइबोसोम आपने बना देना ऐसे करके, राइबोसोम छोटे छोटे से दानेदार स्ट्रक्चर होते हैं, पूरे सेल के अंदर फैले हुए होते हैं। ये हो गया। उसके अलावा आपको पता है कि साइटोस्केलेटन होगा जिसमें माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट होंगे। तो वो जो माइक्रोफिलामेंट होंगे ना वो थोड़े ज़्यादा पतले बना लेने आपने, मतलब ऐसे करके माइक्रोफिलामेंट बना दें, इनको लेबल कर दें, ठीक। और जो थोड़े मोटे वाले बनाएंगे ना वो माइक्रोट्यूब्यूल होंगे, ऐसे करके माइक्रोट्यूब्यूल बना दें। ये थोड़े मोटे से होते हैं, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल ज़्यादा थिनर होते हैं और माइक्रोट्यूब्यूल थोड़े से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं तो थोड़े मोटे हो जाते हैं। इसके अलावा अहम बात तो माइटोकॉन्ड्रिया मैंने आपको बताया था, ऐसे करके अंदर करके क्रिस्टी आपने उसको ऐसे करके बना देनी है, माइटोकॉन्ड्रिया बन गया, ठीक हो गया। इसी तरीके से हमारे सारे स्ट्रक्चर तकरीबन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इनको लेबल कर लेते हैं। लेबल करने में क्या है, ये हमारे पास क्या थे आपको पता है, वैक्यूल थे, क्योंकि प्लांट सेल के अंदर न्यूमरस वैक्यूल होते हैं छोटे छोटे। ये हमारे पास राइबोसोम थे, ठीक हो गया। और ये हमारे पास साइटोस्केलेटन था जिसमें ये लंबे लंबे स्ट्रक्चर, जिसमें ये माइक्रोफिलामेंट थे। माइक्रोफिलामेंट जो होते हैं ना वो ज़्यादा पतले पतले होते हैं, और जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिस तरह के ये माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है। मकसद आपका ये बताना है कि मुझे सब कुछ स्ट्रक्चर के बारे में प्लांट एनिमल्स के सेल के अंदर पता है। एग्जामिनर को हमारा ये मकसद है बताने का, ठीक है। ये हमारे पास सिस्टर्नी है, बहुत ठीक है। और सिस्टर्नी मतलब गोल्जी प्लेटस कह दो, गोल्जी प्लेटस लेबल कर दो आप इसको, ठीक है, गोल्जी अपरेटस, ठीक हो गया। उसके बाद ये हमारे पास क्या है, गोल्जी वेसिकल था, तो उसको गोल्जी वेसिकल लेबल कर दो आप, गोल्जी प्लेटस से निकला है गोल्जी वेसिकल। इसके अलावा ये आपको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक। और ये वाले जो हैं जिनके ऊपर राइबोसोम लगे हुए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक हो गया। इसी तरीके से हमारे पास, और ये न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस, इसको लेबल कर दो न्यूक्लियोलस, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, क्रोमाटिन मटीरियल है, और ये अहम बात न्यूक्लियस है। इस तरह हमने सब स्ट्रक्चर को लेबल कर दिया। इस तरह प्लांट सेल बन गया, एनिमल सेल बन गया। आप ये बना देंगे इस तरह करके आपको फुल नंबर मिल जाएंगे। मकसद आपका ये है बताना कि ये स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, ठीक है। ये दोनों इस तरह स्ट्रक्चर बना देंगे, आपको यकीन माने फुल नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम बाकी स्ट्रक्चर बनाते हैं जी स्टूडेंट्स। अब हमने सेल मेम्ब्रेन में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछते हैं, लोगों में भी आ जाता है, ठीक है। तो इसका मॉडल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बहुत आसान है, दिखने में बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन मैं आपको आसान तरीके से बताती हूँ। कुछ भी नहीं है, हमने पढ़ा क्या होता है, लिपिड बाइलेयर होती है ना सेल मेम्ब्रेन, तो आपने लिपिड की पहले बाइलेयर बना लेनी है। अब लिपिड की बाइलेयर में आपने एक बात याद रखनी है कि हमारे पास ना एक ये चीज़ होती है, इसको कहते हैं हेड, ठीक है। ये हेड की तरह गोल को स्ट्रक्चर है ना, और इस तरह इसको कहते हैं टेल, ये दुम है, ठीक है। ये हमारे पास लिपिड का स्ट्रक्चर है जिसमें ये हेड होती है, टेल होती है। ये जो हेड होता है ना, इसकी एक थोड़ी सी कहानी बस सुन लें। ये जो हेड होता है इसको पानी बहुत पसंद है, और जो टेल होती है ना इसको पानी से नफरत है। इसको पानी पसंद है, ठीक है, ये वाटर लविंग, इसको पानी बहुत पसंद है। लेकिन जो टेल है ना इसको वाटर नहीं पसंद, ये वाटर को हेट करती है, ठीक है। वाटर से इसको नफरत है, पानी को नहीं पसंद करती। अब हमने इस तरीके से अल्लाह ताला ने क्यों लिपिड बाइलेयर बनाई, अब ये समझने की बात है। देखें अल्लाह ताला ने जो इंसान को तख्लीक किया ना, बहुत खूबसूरती से तख्लीक किया है। अगर आप इस तरीके से पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको बायोलॉजी पढ़ने में मज़ा आएगा। अब मैं आपको बताती हूँ क्यों अल्लाह ताला ने इसकी लिपिड बाइलेयर क्यों बनाई, सिंगल लेयर क्यों नहीं बनाई। देखिए हमारे पास क्या होता है, ये जो सेल होता है ना इस तरह करके, ठीक है। सेल के बाहर सारा का सारा पानी होता है जिसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं, आप हायर क्लासेस में जाके पढ़ेंगे, ठीक है। सेल के बाहर पानी है जिसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। सेल के अंदर आपको पता है साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म भी पानी है, बाहर भी पानी अंदर भी पानी, ठीक है। तो अगर अल्लाह ताला इसको एक सिंगल लेयर बना देते, अगर ये मतलब सेल मेम्ब्रेन बना रहे हैं ना, अगर सेल मेम्ब्रेन की ऐसे करके लेयर बना देते, ठीक है, ऐसे करके, तो ये वाला जो हेड था, ठीक है, ये जो हेड था ये तो खुश रहता, ये कहता चलो मैं बाहर पानी है भाई पानी की तरफ आ गई हूँ। लेकिन ये टेल जो थी ना ये नाखुश रहती, क्योंकि टेल को पानी से नफरत है, इसको पानी नहीं पसंद टेल को, ठीक है। ये टेल जो होती है ना इसको पानी नहीं पसंद, क्योंकि लिपिड की बनी होती है, लिपिड वाटर से नफरत करता है, ठीक है। जिस तरह तेल देखना है पानी में हल करें, कभी तेल पानी में हल नहीं होगा, ठीक है। तो अंदर सारा साइटोप्लाज्म था, तो ये जो लिपिड, ये जो टेल अंदर की तरफ आ रही थी इसको टेल कहते हैं, इसको हेड कहते हैं। सही हो गया। ये क्या है, ये हेड है,
ठीक है, और ये टेल है। सही हो गया। अब क्या हुआ, अब ये टेल ना अंदर की तरफ ऐसे करके आ गई, ठीक, लेकिन जो टेल, ठीक है, और ये हेड है। टेल को तो पानी से नफरत है और अंदर साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर पानी होता है, तो ये सही बात नहीं बन रही थी। तो अल्लाह ताला ने एक सही तरीके से इसकी ओरिएंटेशन बनाने के लिए क्या किया, इसी तरीके से यहाँ पे एक और, मतलब एक ये लिपिड और एक और लिपिड की लेयर यहाँ पे लगा दी। वो लेयर इस तरीके से लगाई कि उसका हेड अंदर की तरफ था और टेल इस तरह थी। अब जब हेड अंदर की तरफ होगा तो हेड पानी की तरफ आएगा, ये जो पानी अंदर सारा मौजूद है, ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही बन जाएगी। समझ आ गई? जिस तरह के ये सेल है, तो अगर मैं इस तरह अरेंजमेंट बनाऊँ कि ये हेड है, ठीक है, और ये अंदर टेल है, और इसी तरीके से ये इस तरह करके बना दूँ, तो ये अरेंजमेंट बिल्कुल सही बन जाएगी। क्यों? ये देखिए ये कितनी अच्छी अरेंजमेंट बन गई। क्यों? क्योंकि बाहर भी पानी था तो इसको पानी से मोहब्बत थी, ठीक है, तो ये पानी की तरफ अब काम सही चल गया। इसी तरीके से अंदर भी पानी था सारा, तो ये देखें ये जो हेड है ये पानी की तरफ है, तो ये काम सही बन गया। अगर ये सिंगल होता, ठीक है, अगर इस तरह करके होता तो ये अंदर की तरफ टेल आ रही है, ये देखें ये टेल अंदर की तरफ आ रही है। अगर ये सिंगल होता तो टेल को तो पानी पसंद ही नहीं है, क्योंकि टेल लिपिड है, उसको पानी से नफरत है, ठीक है, तो फिर क्या होता, वो काम सही नहीं बन रहा था। तो इसलिए अल्लाह ताला ने लिपिड बाई लेयर बनाई इस चीज़ को सही करने के लिए कि अंदर वाले की तरफ भी पानी रहे, बाहर वाले की तरफ भी पानी रहे, क्योंकि इन दोनों को पानी पसंद है, इसलिए लिपिड बाई लेयर है, ठीक है। चलिए अब हम लिपिड बाई लेयर बना लेते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। ये देखिए आपने क्या करना है, सिंपल बात है कि पहले आपने इस तरह करके सारे हेड बना लेने हैं, ये टेल, ठीक है, इसी तरीके से साथ में हेड, ये टेल, हेड, ये टेल, ये हेड है, ये टेल है, ये लिपिड की एक लेयर हम बना रहे हैं। इसी तरीके से हेड है, ये टेल है, इसी तरीके से ये हेड है और ऐसे करके टेल है, ये हेड है, सारे हेड आपस में जोड़ते जाने और टेल बनाती जानी, ठीक है। इसी तरीके से आगे मज़ीद हेड आ गया और फिर ये टेल आ गई, फिर मज़ीद हेड आ गया, फिर ये टेल आ गई, इस तरह करके आपने बना देना है, ठीक है। अब ये तो एक लेयर है, हमने पढ़ा लिपिड की बाई लेयर होती है, ठीक है, तो उसके लिए फिर एक और हम इधर लेयर बनाएंगे ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके ये हेड, फिर टेल, फिर हेड, फिर ये टेल, फिर हेड, फिर ये टेल, ठीक है। इस तरह करके हम लिपिड की 2 लेयर बना रहे हैं, इनको आपस में करीब करीब रखना है, ठीक हो गया, सही हो गया। इसी तरीके से आपने सारा इधर भी बना देना है, थोड़ा लंबी करके बना देनी है। ये एक्चुअली क्या है, ये ना इतना सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा मैंने आपको जूम करके दिखाया है, सेल मेम्ब्रेन का ये हिस्सा, ठीक है, सारा जूम करके दिखा रही हूँ। मुमकिन तो नहीं है ना मैं आपको पूरी इस तरह करके सेल मेम्ब्रेन इस तरह पूरी बना के दिखाऊँ, तो इसलिए मैंने सिर्फ इतना वाला पार्ट ना आपको जूम करके दिखाया है कि वो कैसी दिखती है, ठीक हो गया। इसी तरीके से अब यहाँ पे ना लिपिड बाई लेयर के अंदर आपको पता है प्रोटीन के मॉलिक्यूल भी घुसे होते हैं, तो उन प्रोटीन के मॉलिक्यूल को अंदर एम्बेड करवा देते हैं, अंदर घुसा देते हैं। ये देखिए इस तरह करके प्रोटीन का मॉलिक्यूल आपने बना देना है, एक इस तरह करके बना दें, एक इस तरह करके प्रोटीन का मॉलिक्यूल बना दें, सही है। और इसी तरीके से मज़ीद आगे लिपिड बाई लेयर बनाते रहें, एक हेड और ऐसे करके टेल, हेड, ऐसे करके टेल, हेड, इस तरह करके ना आपने सारी कंप्लीट कर लेना है। इस तरह करके मैंने थोड़ा सा कंप्लीट कर लिया, मगर आप इतना भी बना देना तो ठीक हो जाएगा। उसके बाद आपको पता है कि प्रोटीन के मॉलिक्यूल अंदर ये वाला, ये बहुत बड़ा प्रोटीन का मॉलिक्यूल अंदर एम्बेड करवा दिया है, थोड़ा सा कुछ प्रोटीन का मॉलिक्यूल हम यहाँ पे घुसा देते हैं, थोड़ा प्रोटीन का मॉलिक्यूल आप यहाँ पे घुसा दो, ठीक हो गया। इनको आप लेवल कर दो, प्रोटीन के मॉलिक्यूल। इसके अलावा आपको पता है कि कोलेस्ट्रॉल के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, है ना, ये यहाँ पे थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल एम्बेड करवा दो, कोलेस्ट्रॉल एम्बेड हमने करवा दिया। अच्छा आपने इनकी क्या करना है, टेल्स को लंबा लंबा बनाना है, थोड़ा सा करीब करीब एक दूसरे के आ जाए, इस तरह करके, साथ जोड़नी बिल्कुल नहीं है, लेकिन ऐसे करके एक दूसरे करीब तो आए ना, अंदर खाली जगह ना बचे वाली, ठीक है, इस तरह करके ये थोड़ी लंबी लंबी करके ये। उसके बाद आपने क्या करना है, कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल हमने अंदर घुसा दिया। उसके बाद आपको पता है लिपिड भी होता है, ये लिपिड भी तो बना रहा होता है ना, तो लिपिड बनाने के लिए ये जो लिपिड होता है ना, ये देखें ऐसे करके ये इसके साथ अटैच कर दो, थोड़ा सा लिपिड आप प्रोटीन के साथ अटैच कर दो, इस तरह करके, ठीक है। ये लिपिड का मॉलिक्यूल हमने अटैच कर दिया ऐसे करके, ठीक है। अब ये हम इसको लेबल कर देते हैं, सब कुछ तो हमने बना लिया है, देखें फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बन गया, बस अब आपने लेबल करना है, लेबल करने से सही पता लगेगा, ठीक है। इसमें हम लेबल करते हैं इसको, ये देखें ये हमारे पास क्या लिपिड की बाई लेयर, इसको आप लेबल कर दें, ठीक है। एक ये लिपिड की लेयर है और एक ये लिपिड की लेयर है, तो हम इसको कैसे लेबल करेंगे, लिपिड बाई लेयर, ठीक हो गया। बाई मीन्स 2, लेयर मीन लेयर, एक ये लेयर एक ये लेयर। उसके बाद इसको आप लेबल कर दें, ये क्या है, ये और ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल है, तो इनको प्रोटीन लेबल कर देते हैं। ये हमारे पास क्या था, लिपिड था ना, तो ये जब लिपिड प्रोटीन के साथ अटैच होता है तो हम उसको कहते हैं, ये जो लिपिड है ना प्रोटीन के साथ अटैच होता है, ठीक है। सॉरी स्टूडेंट्स, मैं ये लिपिड कह रही थी, कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि लिपिड की बाई लेयर तो यहाँ पे हो गई है ना, ये कार्बोहाइड्रेट है सारा का सारा, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो ये कार्बोहाइड्रेट जब प्रोटीन के साथ अटैच है तो कार्बोहाइड्रेट को ना ग्लाइको भी कहते हैं, ये मैंने आपको बताया हुआ टॉपिक में, कार्बोहाइड्रेट का दूसरा लफ्ज़ हम उसको ग्लाइको भी कह देते हैं, ठीक है। तो ये चूँकि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ अटैच है तो इसको कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन,
इसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ अटैच है तो ग्लाइकोलिपिड, तो इस तरह आपने इसको लेबल कर देना है ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन। सही हो गया। इस तरीके से, और ये बता देना है कि ये सेल की बाहर वाली जगह है, आउटसाइड ऑफ सेल, ये सेल के बाहर है, और ये सेल के अंदर वाली जगह है जहाँ पे साइटोप्लाज्म वगैरह होगा। ठीक है, इस तरीके से हमने पूरी लिपिड बाइलेयर बना दी, सारी हमने लेबलिंग भी कंप्लीट कर दी। इस तरीके से आपने, इतना आसान डायग्राम है। ठीक है, बस इतनी सी ये बात आपने बना दी, बस लेबल अच्छे से करना है ताकि उसे पता चले कि इसको पता है कि क्या चीज़ कौन सी, किस चीज़ का क्या नाम है। जी स्टूडेंट्स, उसके बाद हम न्यूक्लियस बना लेते हैं। बहुत आसान न्यूक्लियस बना हुआ है बुक में। ये देखिए बुक में ना ये न्यूक्लियस बिल्कुल ऐसा बना हुआ है, गोल गोल। न्यूक्लियस गोल गोल ही होता है, बस इन्होंने यहाँ से इतना सा न्यूक्लियस काट दिया, बाहर से ना उसकी मेम्ब्रेन काट दी। क्यों आपको अंदर से दिखाने के लिए, वरना तो आपको अंदर से नज़र ना आता। इस तरह तो सारा अगर बाहर से ऐसे बना होता तो इतना पोर्शन उन्होंने काट दिया है, काट के आपको अंदर से दिखा रहे हैं कि अंदर क्या है। अंदर आपको पता है क्रोमेटिन होता है, धागे की तरह स्ट्रक्चर, एक न्यूक्लियोलस होता है, फिर अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है जो पानी पानी सा तैर रहा होता है, जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो अब हम इसको बना लेते हैं, बहुत आसान है। आपने इसी तरीके से आपने बना देना है, पहले एक गोल स्ट्रक्चर बना दें क्योंकि बॉल की तरह न्यूक्लियस होता है। ठीक है, उसके बाद आप अंदर से थोड़ा सा इसका काट दें। ठीक है, कट कर दिया, और ये बाहर सारे न्यूक्लियोपोर्स हैं ऐसे करके। ठीक हो गया, ये न्यूक्लियोपोर्स है, इतना सा पोर्शन आपने कट कर दिया। कट करके आप अंदर क्या दिखा रहे हैं, अंदर ये न्यूक्लियोलस है, मकसद आपका लेबल करना है। ठीक है, और ये अंदर सारा धागे की तरह आपने स्ट्रक्चर बना देना है। इस धागे की तरह स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिन कहते हैं। ठीक, और बुक में उन्होंने बताया हुआ है कि जब ये क्रोमेटिन कंडेंस करता है ना तो किसकी शक्ल ले लेता है, क्रोमोसोम की शक्ल ले लेता है। और क्रोमोसोम को भी आपने बना देना, इधर लिख देना आपने क्रोमेटिन कंडेंसिस, कि जब क्रोमेटिन कंडेंस कर जाता है तब वो ऐसी शक्ल ले लेता है। ठीक है, कैसी, क्रोमोसोम बना देते हैं। क्रोमोसोम ऐसे करके, दरमियान में सेंट्रोमेयर, एक सिस्टर क्रोमेटिड, ये एक सिस्टर क्रोमेटिड है और ये दूसरा, बस ये क्रोमोसोम हमारे पास बन गए। इसको लेबल कर दें, सेंट्रोमेयर है, ये एक सिस्टर क्रोमेटिड है, ये दूसरा सिस्टर क्रोमेटिड है। सही हो गया। उसके बाद आपने अंदर ये न्यूक्लियोपोर हो गया। इसके अलावा आपने लेबल कर देना, ये बाई वाली न्यूक्लियर इन्वेलप है जो इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। ये अंदर सारा, अब हम सारा लेबल कर देते हैं। सही हो गया। ये क्या है, न्यूक्लियर इन्वेलप है। ठीक है, और ये जो आपको सुराख नज़र आ रही है, सुराख को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोपोर्स कहते हैं। ठीक हो गया। और ये हमारे पास क्या है, धागे के स्ट्रक्चर, इसको क्रोमेटिन कहते हैं, लेबल कर दिया हमने। ये क्या है, ये न्यूक्लियोलस है जहाँ पे राइबोसोम असेंबल होते हैं। हमने टॉपिक को डिटेल से पढ़ा हुआ है। ठीक है, उसके अलावा क्रोमेटिन हो गया। उसके अलावा इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, एक लिक्विड होता है, एक पानी सा तैर रहा होता है, क्योंकि न्यूक्लियस का पानी है इसलिए इसको हम कह देंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक हो गया। बस इस तरीके से हमारा पूरा न्यूक्लियस भी पूरा हो गया, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर भी बन गया। एक और जगह पे न्यूक्लियस का एक और स्ट्रक्चर बनाया होता है, बुक में आपके नहीं बना, लेकिन जो बुक में बने ना आप वही बनाएं। ठीक है, प्रेफरेबली बुक वाले जो एग्जामिनर होते हैं वो बुक की ही डायग्राम देख रहे होते हैं, बुक के ही कीवर्ड देख रहे होते हैं, बुक से ही देख के आपके पेपर चेक करते हैं। ठीक है, तो हमने तो लेने फुल नंबर, तो इसलिए आप जो कुछ बनाए बुक वाली ही चीज़ कॉपी करें, बुक वाली चीज़ बनाने की कोशिश करें। जी स्टूडेंट्स, इसी तरीके से अब हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बना लेते हैं। वैसे अभी हमने बना लिया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को प्लांट एंड एनिमल सेल दोनों में, लेकिन आपने किस तरह बनाना है, एक सिंपल बात है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस बनाना है, और न्यूक्लियस के बाहर से आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाना शुरू कर देना है। इसको लेबल कर दें न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टार्ट हो जाता है, तो बनाना शुरू कर देते हैं ऐसे करके ना ये फैला होता है, ऐसे करके इसका पूरा नेटवर्क बिछा होता है, इतना बड़ा, इसका जितना मर्जी बड़ा नेटवर्क ले जाओ। ठीक है, ऐसे करके इसी तरीके से यहाँ से भी आप मज़ीद स्टार्ट कर लें। पूरा इसका इस तरीके से नेटवर्क स्प्रेड करता रहता है पूरे न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, पूरे सेल के अंदर इस तरह इसका जाल बिछा होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ठीक है, बस जैसे मर्जी आपका दिल करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना दें, क्योंकि कैसे भी मौजूद हो सकता है। ठीक है, लेकिन आपने जो ये कुछ के ऊपर राइबोसोम बना दें, ये जिनके ऊपर राइबोसोम मौजूद है उनको लेबल कर दे स्मूथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिनके ऊपर राइबोसोम नहीं है वो स्मूथ है तो उनको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लेबल कर दें। ठीक है, बुक वालों ने जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना वो आपका थोड़ा ऐसे करके बनाया हुआ है, ऐसे करके ना थोड़े लंबे लंबे ट्यूब्यूल के स्ट्रक्चर में उन्होंने बनाया हुआ है, ऐसे करके थोड़े लंबे लंबे ट्यूब्यूल के स्ट्रक्चर में। ठीक है, मतलब उस तरह भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह भी बना देंगे तो ठीक हो जाएगा। मतलब इस तरह करके बना के ऊपर राइबोसोम नहीं दिखाने, यही हम मकसद हमारा दिखाने का मकसद है कि जहाँ पे राइबोसोम अटैच है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और जहाँ पे राइबोसोम नहीं है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बस इतना सा आप स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अगर टॉपिक आता है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, बना देंगे स्ट्रक्चर, आपको नंबर मिल जाएंगे, और इधर लेबल कर दें न्यूक्लियस है। सही हो गया, बात खत्म होगी। उसके बाद हम गोल्जी पेटस बना लेते हैं। गोल्जी पेटस भी बहुत आसान है। आपने क्या, आपको पता है सिस्टर्नी होते हैं, तो आपने इस तरह करके सिस्टर्नी बना देना है। बस सिस्टर्नी पैक्ड हुए हैं, सिस्टर्नी एक दूसरे के ऊपर स्टैक ढेर की सूरत में मौजूद होते हैं, ऐसे करके इनको आपस में जोड़ दें, ये सिस्टर्नी है। ठीक है, ऐसे करके सिस्टर्नी एक दूसरे के ऊपर ढेर की सूरत में पड़े होते हैं। बस
ठीक है, मतलब आपके मकसद डायग्राम का बस ये दिखाना है कि मुझे पता है कि ये सिस्टर्नी है, इसके अलावा ये इधर वेजिकल्स बना दें और इनको लेबल कर दें ये वो वेजिकल हैं जो कमिंग फ्रॉम द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रहे हैं। क्यों? ताकि गोल्जी उनकी पैकिंग कर दे। ठीक है, उसके बाद आपने इनको लेबल कर देना है कि ये क्या है, सिस्टर्नी है। ठीक हो गया। और इसके अलावा यहाँ से वेजिकल्स निकल रहे हैं तो इनको कहना है ये चूँकि गोल्जी एपरेटस ने पैक करके निकाल दिए हैं, इनको कहना है गोल्जी वेजिकल्स हैं ये। ठीक हो गया, बस बात ख़त्म। कुछ प्रोडक्ट वो कह रहा है फॉर द स्क्रीशन सेल से बाहर चली जाएंगी और कुछ प्रोडक्ट फॉर द इंटरनल यूज़ जो सेल के अंदर इस्तेमाल होंगी, जैसे कि लाइसोसोम होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास गोल्जी एपरेटस है। बस आपने मकसद क्या है, आप लेबल करना, तो थोड़ा थोड़ा सा आप इसको ऐसे करके कर दें, मतलब थोड़ी सी शेडिंग कर दें इसकी, ताकि थोड़ा सा अच्छा दिखना शुरू हो जाए। ठीक है, बस इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल करने वाली बात नहीं है। इसको थोड़ा सा बस ऐसे आप ऐसे करके शेडिंग कर दें कि ये एक सिस्टर्नी है। सिस्टर्नी एक दूसरे के ऊपर बस स्टैक्ड होते हैं, उन्होंने आपस में एक दूसरे के ऊपर ढेर बनाया होता है। ये हमारे पास गोल्जी एपरेटस बन गया। इसी तरीके से आपने माइटोकॉन्ड्रिया बना लेना। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत आसान है। आउटर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है ना, आउटर मेम्ब्रेन। और इनर मेम्ब्रेन आपको पता है उसने फोल्डिंग बनाई हुई है, तो इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग अंदर फिंगर ना जैसे उंगली होती है, देखिए उंगली की तरह फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं अंदर की तरफ, ऐसे करके इनको आपने ऐसे करके बना देना है। ये एक फिंगर, दूसरी फिंगर, तीसरी फिंगर, इस तरह करके ना, बिल्कुल बस ऐसे करके बना देना। ये हमारे पास हो गई। अब इसको हमने लेबल कर देना, ये क्या है, ये एक रिस्ट है। ठीक हो गया, ये हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन थी माइटोकॉन्ड्रिया की, सही है। और जो अंदर वाली थी जो फोल्डिंग बना रही है, इस अंदर वाली मेम्ब्रेन को इनर मेम्ब्रेन कहते थे। इनर मेम्ब्रेन ने तो फोल्डिंग बनाई हुई है जिसको हमने क्रिस्टा कहा हुआ है, उस फोल्डिंग को। ठीक हो गया। और आपको पता है कि इसके अंदर क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए, अपने राइबोसोम होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के छोटे छोटे राइबोसोम बना दें। और डीएनए भी माइटोकॉन्ड्रिया का अपना होता है ना, तो थोड़ा सा यहाँ पे डीएनए इस तरह करके बना दें। ये थोड़ा सा डीएनए दिखा दें, इसको लेबल कर दें डीएनए और इसको लेबल कर दें राइबोसोम है। ठीक हो गया। और इसके अलावा ये जो होता है अंदर की तरफ माइटोकॉन्ड्रिया को जो सारा फ्लूइड फिर रहा होता है, इस फ्लूइड को क्या कहते हैं, इस फ्लूइड को मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक हो गया। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स हो जाएगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए हो जाएगा। और मकसद हमारा ये बताना है कि हमें सब स्ट्रक्चर्स का पता है जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद है। बस ये माइटोकॉन्ड्रिया बन गया, इतना कोई मुश्किल बनाने की ज़रूरत नहीं है। सही हो गया। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर थोड़ा देखने वाला है। इसका क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बहुत आसान है। आपने क्या करना है, ऐसे करके थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर बना देना है। ठीक है, ऐसे करके, ठीक। और इधर से थोड़ा सा इसको ऐसे करके बना देना है। ये हो गया। ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन हो गई, सही हो गया। और ये अंदर वाली मेम्ब्रेन होगी, क्योंकि ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट। ठीक हो गया। उसके बाद इसके अंदर ना आपने सिक्के की तरह स्ट्रक्चर बनाने, एक सिक्का एक सिक्के एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह सिक्के एक दूसरे के ऊपर पड़े होते हैं। पता है ना आपको, एक सिक्के को थाइलाकोइड कहते हैं और जब पूरा ढेर होता है इसको ग्रेनम कहते हैं। इस तरह करके सिक्के एक दूसरे के ऊपर आपने रख देने। ठीक है, सारे सिक्के एक दूसरे के ऊपर रख दें, काफ़ी ज़्यादा सिक्कों का ढेर एक दूसरे के ऊपर लगा दें। और ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं ऐसा करके। ठीक है, सही हो गया। इस तरह इनको आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड कर दें। इसी तरीके से यहाँ पे भी आप थाइलाकोइड बना दें। ठीक, ये आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है इस तरीके से। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लेकिन हम इतने ऑब्वियसली इतने नहीं बना सकते, तो इतने भी ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने इसके अंदर क्या बना देना, राइबोसोम बना दें, क्योंकि इसका भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह अपना डीएनए, अपने राइबोसोम है, तो ये इसके राइबोसोम है। ठीक हो गया। ये सारी राइबोसोम बना दें। उसके बाद आपको पता है इसका भी अपना डीएनए होता है, तो ये इसका थोड़ा सा डीएनए मटेरियल पड़ा हुआ है। ठीक, ये इसका डीएनए हो गया। तो इस तरह आप लेबल कर दें। जब आप लेबल कर देंगे उसको सब पता लग जाएगा कि इसको पता है। और एक जो सिक्के वाला स्ट्रक्चर होता है, इस एक स्ट्रक्चर को थाइलाकोइड कहते हैं, ये आपने लेबल करना है। ठीक है। और ये जो पूरा ढेर होता है ना, ये पूरा ढेर, इस पूरे ढेर को हम कहते हैं ग्रेना। एक होगा तो उसको ग्रेनम कहेंगे, ज़्यादा होंगे तो ये सारे ढेर इसको ग्रेना कहेंगे, एक को ग्रेनम कहेंगे। ठीक है। और ये जो एक सिक्के वाला स्ट्रक्चर है, इस एक सिक्के वाले स्ट्रक्चर को थाइलाकोइड कहेंगे। सही हो गया। इसी तरीके से हमारे पास ये पूरा इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। इसके अलावा इसके अंदर जो फ्लूइड होता है, इस फ्लूइड को स्ट्रोमा कहते हैं। ठीक है, ये सारा फ्लूइड है, जो सारा अंदर पानी होगा ना ऐसे करके, तो वो पानी इसका स्ट्रोमा है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यही पानी को मैट्रिक्स कह दिया था, यहाँ पे स्ट्रोमा कह दिया, बस नाम मुख्तलिफ है वो फ्लूइड ही होता है। ठीक है, ये हमारे पास क्लोरोप्लास्ट बन गया, कितना खूबसूरत लग रहा है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, एक और डायग्राम है जिसमें ना उन्होंने मेसोफिल सेल वाले टॉपिक में देखें, ये वाला लीफ का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये वाला, ये मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाना है। ये भी बहुत ईजी है। ठीक है, अगर ये भी अब बना देंगे तो ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ जाएगा। बहुत आसान है। आपने क्या करना है, पहले ऐसे करके एक स्ट्रक्चर बनाना है, ऐसे करके। ठीक हो गया। ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर बन गया, इसको ऐसे करके बना देना है। ठीक हो गया। ये हमारे पास स्ट्रक्चर बन गया। अब इस स्ट्रक्चर में हमारे पास, आपको पता है, ये ऊपर की तरफ जो होती है इसको क्यूटिकल कहते हैं, इसको ऐसे करके बना देना है। ठीक है, इसको लेबल कर दें, क्या ये क्यूटिकल है, जिसने वाटर लॉस को प्रिवेंट करना होता है। ठीक हो गया। फिर हमारे पास, आपको पता है, अपर एपिडर्मिस होती है, यहाँ पे अपर एपिडर्मिस बना दें। ये सारे एपिडर्मिस सेल्स हैं।
ठीक। एपिडर्मल सेल्स के अंदर न्यूक्लियस बना दें उनके, ये हो गया। फिर आपको पता है कि यहाँ पे नीचे की तरफ जो होती है उसको लोअर एपिडर्मस कहते हैं, तो लोअर एपिडर्मस बना देते हैं। लेकिन लोअर एपिडर्मस आपको पता है यहाँ पे गार्ड सेल्स भी होते हैं, तो ये एक गार्ड सेल बना दिया, दूसरा गार्ड सेल बना दिया, ठीक है। और ये फिर एक और एपिडर्मस, ये एपिडर्मस एपिडर्मस, ठीक। ये दो हमने गार्ड सेल बना दिए, क्योंकि आपको पता है लोअर एपिडर्मस के अंदर गार्ड सेल्स होते हैं, जिन गार्ड सेल्स के अंदर में स्टोमेटा होते हैं। उसके बाद आपको पता है इसके अंदर मीजोफिल सेल्स होते हैं, अहम स्ट्रक्चर जो इसका पत्ते का होता है। ये वाले जो लंबे लंबे मीजोफिल सेल्स होते हैं ना, जो एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड हैं ऐसे करके, ठीक। इन मीजोफिल सेल्स को कहते हैं पैलिसेड मीजोफिल सेल्स, ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट के मॉलिक्यूल भरे हुए हैं, और क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करती है, इन्होंने फोटोसिंथेसिस करनी होती है। ये हम टॉपिक में डिटेल से पढ़ चुके हैं, ठीक है। और स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स आपने अंदर बना देने, ये ना बिखरे होते हैं, एक दूसरे के साथ टाइटली अटैच नहीं होते, तो इनको ऐसे बना देने, बिखरे हुए हैं, ठीक हो गया। और इसके अलावा आपने यहाँ पे वेस्कुलर बंडल जाइलम ऑफ फ्लोएम आ रहे होते हैं, तो आपने वो जाइलम ऑफ फ्लोएम यहाँ पे बना देने हैं, ठीक है। इस तरह करके दो पाइप बना दें, एक ये पाइप है और एक ये पाइप है। इन दोनों पाइप को हम लेबल कर देंगे, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर बन गया। ये क्यूटिकल थी, ये अपर एपिडर्मस थी, इसको लेबल कर दें बस आप, ठीक है। ये क्या थी? अपर एपिडर्मस। और ये हमारे पास क्या थे? कौन से मीजोफिल सेल्स थे? पैलिसेड मीजोफिल सेल्स। ये अगले वाले चैप्टर में हमने प्लांट फिजियोलॉजी में डिटेल से पढ़ा हुआ है, ठीक है। ऑर्गन, इसके अलावा चैप्टर नंबर 5 में ऑर्गन इन प्लांट्स, उसमें भी हमने डिटेल में लीफ एज एन ऑर्गन जब पढ़ा था, उसमें डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया हर एक का क्या फंक्शन है, ठीक है। इसके अलावा ये हमारे पास स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स हैं। हमारा एग्जामिनर को दिखाने का मकसद है कि हमें सब कुछ पता है, ठीक है। मीजोफिल सेल्स हो गए। उसके बाद ये आपने बता देना है कि ये एक जाइलम है और एक फ्लोएम, इनको लेबल कर दें। और उसके बाद लोअर एपिडर्मस है, और ये आपने बता देना है गार्ड सेल्स है, ठीक है। और गार्ड सेल्स के दरमियान में ये जो सुराख है, इस सुराख को बता देना है स्टोमेटा होता है। इस तरह ये स्ट्रक्चर भी पूरा कंप्लीट हो गया, हमने सारी लेबलिंग भी कंप्लीट कर ली, ठीक हो गया। इसी तरीके से एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट डायग्राम इस चैप्टर की नर्व सेल, न्यूरॉन की उन्होंने बनाई हुई है, ये देखें, ये वाली डायग्राम, ये वाली डायग्राम, ये मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाते हैं, ठीक है। ये बुक में थोड़ी रैंडम सी बनाई हुई है, ये भी बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है बनानी। इसमें आपने क्या करना है, ये देखिए, इसमें आपने इस तरह करके सिंपल ऐसे करके एक सेल बनाना है, जिस तरह दरख्त नहीं होते, इस दरख्त की तरह इसकी प्रोजेक्शन है इतनी लंबी लंबी, ठीक। ये जो बड़ी बाई की तरफ प्रोजेक्शन निकली होती है, इनको कहते हैं डेंड्राइट्स, ठीक है। और अंदर की तरफ एक ऐसे करके गोल गोल बना देना, जिसको सेल, जो कि सेल बॉडी है, ठीक हो गया। इसके अलावा यहाँ से एक लंबा सा स्ट्रक्चर बना देना है, ठीक हो गया। इसके अलावा इसके बाद इसके भी थोड़े थोड़े से प्रोजेक्शन निकाल देनी है, ठीक। ये हमारे पास पूरा एक उसका स्ट्रक्चर बन गया न्यूरॉन का, इसको लेबल कर देते हैं, ठीक है। ये जो हमारे पास ऐसे करके बाई की तरफ इतने, इनमें से मजीद स्ट्रक्चर ऐसे करके बाई निकाल दें, ठीक है। ऐसे करके इनको कहते हैं, ये जो है ना, ये जो स्ट्रक्चर, इनको कहते हैं डेंड्राइट्स। ये हमने न्यूरॉन वाले टॉपिक में डिटेल से पढ़ा। इसको कहते हैं सेल बॉडी, ठीक हो गया। और इसको कहते हैं एक्सोन। आपकी बुक में यही लेबल किया हुआ है, वैसे तो इसकी और भी काफ़ी ज़्यादा लेबलिंग होती है, लेकिन आपकी बुक में यही लेबल किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह आपने न्यूरॉन सेल बना देना है, बहुत आसान है, ठीक है। मतलब इसकी प्रोजेक्शन थोड़ी ऐसे करके ज़्यादा बना दें, इस तरह हमारा एक न्यूरॉन सेल बन गया। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे बस यही इसमें इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इस तरह बस आपका मकसद पे एग्जामिनर को ये बताना है कि आपको डायग्राम्स आती हैं, ठीक है। मतलब आपको डायग्राम के अंदर पता है क्या क्या होता है, हमारा मकसद यही सीखना है। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, और हमें बताएं कि और आपको कौन से टॉपिक मुश्किल लग रहे हैं, ताकि हम उसके बारे में मज़ीद आपको लेक्चर बना के उनको आसान बना सकूँ आपके लिए। अल्लाह हाफ़िज़।